हेलो इंडिया, हाउ आर यू। बहुत बहुत सारे बच्चे एकदम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बिल्कुल भी टेक्नो सेवी नहीं हूं। मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है। अगर बीच में कुछ हो जाए गड़बड़ तो मुझे बता देना लिख के कि ऐसे ऐसे करना है। और यू नो कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस पीआर एक्टिविटी। आई डोंट हैव एनी पीआर टीम, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है कि ये सब कैसे होता है। तो लेकिन मैंने ना आज की जनरेशन को देखा और समझा। आप लोगों को मैंने फेसबुक पे जैसे बताया, बहुत सारे ऐसे युवा हैं या उनके पेरेंट्स हैं जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, स्पेशली हरियाणा के लोग। तो मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है सच में, और मैं चलाती भी नहीं थी। तो मैंने भी 3-4 दिन पहले ही ये फेसबुक से इंटरकनेक्ट हो जाता है इंस्टाग्राम, तो पोस्ट आती थी लेकिन मैं चलाती नहीं थी इसको। तो फिर मैंने वो किया, इसको चलाना सीखा। ये कैसे सीखते हैं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना, जो क्योंकि देखो अब हम तो वो हो गए, मिड एज में चले गए हैं। तो जो 18, 20, 17 साल के बच्चे वो सब इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो मुझे भी सीखना पड़ा। एंड डेट वॉज द रीजन टू कम लाइव हियर, बिकॉज आप लोग फेसबुक पे आते नहीं हो, तो वो अपना मैसेज मैं कैसे कन्वे करती। और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में आज काम कर रही हूँ आप लोगों को पता है, तो उसके लिए मास ऑडियंस तक मैं कैसे जाऊं। तो उसका एक ही जरिया था कि लाइव आना। क्योंकि वैसे तो 3 मोबाइल मैंने अपने दे रखे हैं नंबर फेसबुक पे, उस पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं। अब मैं लंदन में रहती हूँ, मेरी टीम को हरियाणवी नहीं आती। आप लोग लिखते हो बेबे राम राम, दीदी नमस्ते, बहन जी नमस्ते। मेरी असिस्टेंट पूछती है कि मैडम ये बेबे के ओ है। तो आप सबको पता है बड़ी दिक्कत हुई है। और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चों से मेरा खुद कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, नहीं हो पाता। और उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी कि हम लोग क्योंकि यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं लंदन से, तो मैं रिप्लाई टाइम का डिफरेंस है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ये एक तो ये मत सोचा कीजिए कि मैं रिप्लाई नहीं करती, तो बहुत कुछ है। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। काफी युवा जुड़ चुके हैं, 250 से ज्यादा बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। और सबको आज का टॉपिक पता है और बहुत एक्साइटेड है सब, है ना, कि कैसे जाना है। तो पता है क्या, देखो सबसे पहले काफी बच्चों के पेरेंट्स भी उम्मीद है सुन रहे होंगे मुझे। मैं बेसिक बता देती हूँ, फिर मैं आप सबके है ना बातों के जवाब दूंगी जो ये नीचे मैसेज आ रहे हैं। मैं बेसिक बातें बता देती हूँ, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और हरियाणा के बच्चों को बेसिक ही नहीं पता है। क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमारे बच्चे जब 12th करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, तो बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, फौज या पुलिस की नौकरी। अब थोड़ा सा अगर आप 1995, 2000, 2005, 8, 10 तक का दौर अगर आप देखेंगे, उस जमाने में 2 ही चीजें होती थी। प्राइवेट में कहीं जाना है तो बच्चे की इंजीनियरिंग करवा दो, बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करवा दो। और अगर मिड लेवल के बच्चे हैं जो जिनका सेगमेंट ऐसा होता है कि नहीं नहीं बस 100, 50, 60% वाले जो होते हैं कि भाई मुश्किल तो मर पड़ के 12वीं करी है तो फौज में चला जाएगा, फौज में भर्ती करवा दो। और या फिर अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है कि उसका मैथमेटिक्स अच्छा है या उसका वर्बल रीजनिंग अच्छी होती थी, इंग्लिश अच्छी होती थी, तो मुझे आज भी याद है मेरे टाइम पे यही होता था कि सरकारी नौकरी की तैयारी करवा दो। और आज भी वही चीजें हैं। तो अब हम सरकारी नौकरी का मुद्दा समझते हैं, क्योंकि देखो मिडिल क्लास हमेशा एक ही बात सोचता है कि व्यापार के लिए तो पैसे हैं नहीं, बिजनेस कैसे करोगे, पैसे हैं नहीं, जमीनें रही नहीं, नौकरियां हैं नहीं। सरकारी नौकरी अगर मैं इफ आई काउंट फ्रॉम माय स्टेट हरियाणा, 2018 में बड़ी भर्तियां हुई थी, चाहे वो हरियाणा पुलिस की थी या एचएसएससी हरियाणा की थी। उससे लेके अब तक 18 से लेके 22 आ गया, 4 साल हो गए। 4 साल में कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है, और जो भी हुई है वो कैंसिल हो गई, आप सभी को पता है। यहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से सीईटी वाले भी देख रहे होंगे मुझे, सीएचएसएल वाले भी देख रहे होंगे, एसएससी वाले भी देख रहे होंगे, सीजीएल वाले भी देख रहे होंगे, या फिर वो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो भी देख रहे होंगे, ठीक है, एलडीसी वाले भी देख रहे होंगे। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जितने भी बच्चे हमारे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक फंडा वहां से शुरू होता है कि हमने 12th की, और 12th करते अगर बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। जाट कॉलेज में चले गए, हिंदू कॉलेज में चले गए, हिसार पढ़ लिए, रोहतक पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर ली। हमने आके दिल्ली कोचिंग ले ली, रोहतक कोचिंग ले ली, और चंडीगढ़ कोचिंग लेने चले गए। कोचिंग लेने के बाद हम सालों तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है।
और वो जो आपका टिन्योर होता है उस टाइम पे जब आप तैयारी करते हो, वो तैयारी करने के बाद अगर आप रिजल्ट आपका नहीं आता तो आपकी पढ़ाई भी बीच में रह जाती है और आप कॉर्पोरेट में भी जाने के लायक नहीं रहते हो। मेरे पास मैक्सिमम जितने बच्चों की फाइल आई है, जितने मैक्सिमम बच्चों की फाइल है, उनका सबका गैप है। गैप की वजह क्या है? बच्चे ने 2015 में 12th की, 2015 में 12th करके उसने सरकारी नौकरी की तैयारी की। बोला दीदी मैंने 3 साल कोचिंग ली है। 15 से लेकर 18 तक बच्चा कोचिंग ले रहा है और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका सिलेक्शन नहीं होता। वो जो 3 साल का गैप है उसकी कौन भरपाई करेगा? ना वो 3 में, ना वो 13 में, वो कहीं का नहीं रहता। वो बच्चे क्या करें? अब रेशियो क्या है हरियाणा सरकार में नौकरी का, या भारत में पूरे देश के ये हाल है कि नौकरी के हालात ये हैं कि आपको 10-15 हजार पे एक बच्चे की नौकरी है आज के दिन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। तो वो बच्चे क्या करेंगे? अब कमा के तो सबको खाना है ना, अपने सपने सबको पूरे करने हैं, अपने माँ बाप का ध्यान रखना है। तो ये वजह होती है कि बच्चे के दिमाग में फिर ये आता है कि हम क्या करें, विदेश जाए। उस टाइम पे भी 2 ख्याल आते हैं इंसान के दिमाग में, यार कि तुम मर पड़ के सरकारी नौकरी मिल जावे, या आवे दिमाग में मेरे जैसों के पास फोन करोगे, मंत्रियों के पास फोन करोगे, एरिया का जो ठीक आदमी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, भाई होंडा में लगवा दे, मारुति में लगवा दे, गुड़गांव में कॉर्पोरेट में जॉब लगवा दो, वहां लगवा दो। वहां पे क्या मिलता है? सिफारिश लगा के कितने लेबर कमिश्नर द्वारा फोन कर दिया, भाई मारुति में लगा दे, 12,000 की नौकरी। गुड़गांव जैसे शहर में आप जीन से नौकरी करने आते हो और ये सच्चाई है, 12-15 हजार की नौकरी आपको मिलती है। उस 15 हजार में आप गुड़गांव में कमरा लेके रहते हो, 2 से 3-4 हजार आपका किराया चला जाता है, खाना पीना सब मिला मिलू के आपको लास्ट में 1 रुपया नहीं बचता। तो हालात ये हैं, जो सेगमेंट 18 से 25 का है वो इतना बर्बाद हो चुका है कि उनके पास आज के दिन कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्लैब है ना, वो जो मिडिल क्लास है वो क्या करे, उस चीज को समझाने के लिए मैं लाइव आई हूं। तो चलो देखो, अब मैं कोई इतनी बड़ी तो हूं नहीं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे, सरकारें बदल देंगे। और इंडिया का आदमी हिंदू मुसलमान में ज्यादा बिजी और युवा रील बनाने में ज्यादा बिजी हैं। तो उनको अपने करियर को लेके जब भी, क्योंकि मैंने खुद भी इतने प्रोटेस्ट किए हैं स्टूडेंट्स राइट के लिए, आप लोगों को पता है, व्हेन आई वाज इन इंडिया, तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। रीजन ये है कि हम लोग एकता में बिलीव नहीं करते, और वो एकता जब नहीं होती तो बिखर गए। ना सरकार बदली, ना देश के हालात बदले, ना हरियाणा में कुछ बदला, आज भी वही हाल है। और पिसा कौन? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के हालात ये हो गए आज के दिन। अब लेकिन क्या होता है ना, जो हमारे जैसे लोग हैं जो गिव अप नहीं करते, या फिर जिस आदमी को अपने घर में जवान बाण दिखा है, ब्याणी है, जिसने न्यू दिखा कि अपने बीवी बच्चों का मैं पेट कैसे भरूंगा बड़ा होके। लड़के शादियां नहीं करते हैं, यूथ के लड़के फोन करते हैं मुझे, वो कहते हैं कि शादी क्या, बोला जी हम मैं नहीं कमाते, अगली किसी की छोरी इनके कमा के खवाऊंगे। ये सच्चाई है। तो वो जो माइंड सेट है ना, वो जो सेगमेंट है, उनको बाहर निकलना है, उनको बाहर जाना है। फिर क्या होता है, फिर नई दिशा शुरू होती है, फिर हम एजेंटों के पास जाते हैं। तो मैं निजी कमेंट तो नहीं करूंगी किसी के ऊपर, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये पता ही नहीं है कि फॉरेन कैसे जाना है, और आप गलत ट्रैक पे चले जाते हो। चाहे वो रूट आपका डोंकी का है, चाहे वो रूट आपका टूरिस्ट वीजा लेके जाने का है, चाहे वो रूट आपका ऐसे ही किसी कंट्री के थ्रू कहीं भी पहुंच जाओ और वहां जाके आप लोग फिर खराब अपने जीवन को कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीजें हम अब एक ही वीडियो में तो मैं नहीं बता सकती, स्टेप बाय स्टेप हम हर कंट्री के बारे में, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, क्या करके जा सकते हो, वो चीजें समझने आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले लंदन से शुरू करूंगी। एक तो लंदन से इसलिए क्योंकि मैं खुद लंदन में हूं। उसके बाद हर वीक या हर 10 दिन में जब भी हम तय करेंगे कि लाइव आना, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जो बड़ी डेवलप कंट्रीज हैं, जिन कंट्रियों में बच्चे जाके सेटल हो सकते हैं, पीआर ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं, हर सेगमेंट में आप अपने आप को कैसे फिट कर सकते हो, उसके लिए हम बातें किया करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं लंदन से आज। तो लंदन अब सबको पता, फिर हरियाणा में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल आते हैं, और जो मैंने पिछले 1 साल की जर्नी में, क्योंकि आई एम न्यू इन दिस मार्केट, रीजन कि मैंने ये काम इसलिए शुरू किया, मैं क्योंकि मेडिकल लाइन में रही हूं हमेशा से, मेरा मेडिकल का बिजनेस है, सबको पता भी है। लेकिन मैं इमिग्रेशन में इसलिए आई कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ, यहाँ पे जब बच्चे आते तो मुझे वहां से लोग कॉल करते, उनके साथ गलत होता था। लोग या तो ठेका करके आते हैं, या एजेंटों को 5-5, 10-10 लाख रुपए स्टूडेंट वीजा का देते हैं, फिर वो यहाँ पे आके फीस नहीं भरते हैं, या एजेंट उनके पैसे खा जाते हैं, या वो फिर यूनिवर्सिटी उनको बाहर कर देती है। वो बच्चे यहाँ पे, उनके पेपर खराब हो जाते, ना उनको नौकरी मिलती, उनकी लाइफ खराब हो जाती है।
देन आई टुक डिसीजन टू कम इन दिस लाइन कि मैं अपने लोगों को कैसे बर्बाद ना होने दूं। देन आई टुक डिसीजन, और हमने ये इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। अब इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो जितने भी हिंदुस्तान के यूथ हैं या जितने बच्चे मुझे हरियाणा के अभी यहां देख रहे हैं, वो एक बात को समझ लें, पूरी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे इंडिया है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, लंदन है, कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में, कोई यूनिवर्सिटी आपसे स्टूडेंट वीजा के नाम पे पैसे नहीं मांगती है। आपको किसी को स्टूडेंट वीजा के लिए 10,000 रजिस्ट्रेशन देने की भी जरूरत नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। इन कंट्रियों में जहां हम रहते हैं, यहां पे तो पैसा देना ही नहीं होता है, और इंडिया में भी जो पैसे लेते हैं दैट इज इलीगल एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। आप किसी के पास फाइल उठा के जाते हो कि लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 25,000 दे दो, 50,000 दे दो, टोटल इलीगल है। एजुकेशन कंसल्टेंसी के नाम पे आपसे कोई एक पैसा नहीं मांग सकता है। एक तो इस बात को दिमाग में बिठा लो, कोई भी नहीं मांग सकता है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन कुछ भी आपसे पैसा नहीं मांगते। दूसरी बात, कैसे करना है? जो बच्चे, जैसे अब बच्चे को क्या है, लंदन में आप 4 तरीके से लंदन में आ सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देती हूं, क्योंकि आज सिर्फ लंदन वाले ज्यादा फोकस करें। लंदन में पहला जरिया है आने का स्टूडेंट वीजा, जिसको हम बोलते हैं टायर 4 वीजा। स्टूडेंट वीजा होता है, आप 12th करके अंडर ग्रेजुएट करने आते हो, आप ग्रेजुएशन करके प्री मास्टर या मास्टर करने आते हो, आप अगर मास्टर करके पीएचडी करने आ रहे हो तो वो अलग है, वो रिसर्च के अलग वीजे होते हैं। ठीक है। दूसरा वीजा होता है यहाँ पे स्टार्टअप वीजा। स्टार्टअप वीजा होता है या इनोवेटर वीजा होता है। पहले इस कंट्री में बिजनेस वीजा होता था, वो अब बंद कर दिया। बिजनेस वीजा होता था कि कोई भी इंडिया के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए की आप स्टेटमेंट मेंटेन करोगे और आप लंदन पहुंच जाओगे, आपको सरकार 2 साल का वीजा दे देगी यहाँ की। वो बंद हो गया है। अब होता है स्टार्टअप वीजा। स्टार्टअप वीजा क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, आप इंटेलिजेंट हो, मान लो कोई बच्चा आईटी में है, कोई बच्चा मैकेनिकल की किसी लाइन में है, आपने मशीन लर्निंग में कुछ किया, आपने क्लाउड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, या आपने कुछ ऐसा बनाया जिससे आप यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। आपने मतलब जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के जो प्रोफाइल होते हैं, जैसे आज के दिन यहाँ पे नर्सिस की बहुत ज्यादा डिमांड है, केयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, इनसे रिलेटेड मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा डिमांड है। आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्स, कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जिससे हम लोगों की मदद कर सके, एक ऐसा स्टार्टअप की जिससे इस देश की गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, उस बंदे को स्टार्टअप वीजा मिलता है जिसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं आता है। सिर्फ आपकी बुद्धि और आपको वीजा मिल जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें किसी को पैसा देना नहीं होता है, इसमें आपको अकाउंट में 1 पैसा दिखाना नहीं होता है। आपको बस अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है और यू कैन अप्लाई फॉर द स्टार्टअप वीजा, जो आपको 3 साल के लिए मिलता है। ठीक है। दूसरा वीजा होता है इनोवेटर वीजा। इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन इनोवेटर वीजा में आपको 50,000 पाउंड यानी 50 लाख रुपए आपको आपके पास होने चाहिए। 6 महीने की वो स्टेटमेंट देखते हैं और वो 50 लाख रुपए आपको इस कंट्री में लगाने चाहिए। यहाँ पे आके आप प्रोजेक्ट बनाओगे। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एंडोर्समेंट बॉडी होती है, इंडिया में भी होती है एंडोर्समेंट बॉडी, यहाँ पे भी होती है। तो यूके वीआई होम ऑफिस अप्रूव करता है। जो यूके की गवर्नमेंट होती है वो आपके वीजा को अप्रूव करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं कि मान लो गारंटी, एक तरीके से गारंटी होती है इस चीज की, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं बच्चों ने सुने नहीं होंगे, डरियो मना, तो कुछ नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो मैं इस कंट्री में सेटल हूं और मेरी कंपनी होम ऑफिस से अप्रूव्ड है और तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तुम लोगों की मैंने तो जाके लंदन में ये 50 लाख रुपए हैं जर मैं तो जाके ये काम करूंगा और मैंने थारी गारंटी दे दी, ये इनोवेटर वीजा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। वो वीजा लगता है आपका, फिर वही आप इंडिया यहाँ आ जाते हो, आपका 3 साल का वीजा लगते हो और आप विद फैमिली सेटल हो जाते हो और उस वीजा पे 3 साल में आपकी सिटीजनशिप हो जाती है, आपका ILR आ जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो आपका PR में काउंट होता है सीधा। ठीक है। अब आते हैं इसके अलावा ये 2 वीजा, बाकी इन्वेस्टर वीजा है वो भी अभी इन्होंने थोड़े टाइम के लिए बंद किया हुआ है, वो 20 CR का है, वो बड़े लेवल की बात है क्योंकि हम सारे बच्चे ही हैं। ठीक है। तो वो 20 करोड़ वाला है कि वो जो 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके होता है, दैट्स ए डिफरेंट वीजा। उसके बाद वीजा होता है टायर 1 वीजा। ठीक है। टायर 1 में वीजा आते हैं जो पोस्ट डॉक करने बच्चे आते हैं या रिसर्च के वीजे होते हैं, जो टैलेंट वीजा होता है जिसमें ग्लोबल टैलेंट वीजा होता है। जैसे आपके पास कोई स्पेशल टेक्निकल डिग्री है, कोई साइंस वाला बच्चा है, उसने कुछ यूनिक सा कुछ किया है। एक्सेप्शनल वीजा होता है जिसमें जो कहते हैं कि हमें जाके रिसर्च करनी है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है।
अब ये जो वीजे है, स्टार्टअप वीजा, इनोवेटर वीजा, ये अगर आप रेशो देखोगे 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप या इनोवेटर पे जाते हैं। जो 95% वाले हैं वो कैसे जाएं? ठीक, अब उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हुआ स्टूडेंट वीजा, दूसरा ऑप्शन है वर्क वीजा, फिर जो मिडिल क्लास का है। अब क्योंकि वो पुरानी बात अब छोड़ देते हैं हम, अब क्योंकि टायर जो स्टार्टअप वीजा और इनोवेटर वीजा वो तो हमारे काम का है नहीं, वो तो 5% वाले हैं। वो 5% वालों को जब भी जरूरत होगी विल हेल्प देम। अब जो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड है, जो आप जैसे यूं है जिनको पहुंचना लंदन है, वो कैसे जाएगा? अब एजेंट क्या कहते हैं वहां पे, या वहां के एजुकेशन कंसल्टेंट कहते हैं या नहीं कहते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी, आजकल एक चीज और है, हर आदमी शाना हो गया और हर आदमी ज्ञान दे देता है। तो वो क्या कहता है, भाई तू टूरिस्ट वीजा लेके निकल जा। यही होता है, आप टूरिस्ट वीजा लेके निकल जाओ और वहां पे जाके फिर क्या करोगे? तो मैं पहला बात, ये बात आप सारे बच्चे नोट कर लेना, लंदन में टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होता है। इस बात को लिख लेना। तुम्हें दुनिया का कोई आदमी ये कहे कि भाई तू टूरिस्ट वीजा लेके निकल जाओ, तेरे पेपर पक्के करवा देंगे, मैं चैलेंज करके कह रही हूं और लिख के दे रही हूं। हिंदुस्तान का कोई आदमी यूं कह देना भाई टूरिस्ट वीजा पे बंदे न भेजकर हम थारे पक्के पेपर करवा देंगे, तो वो विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री, वो नहीं हो सकता है। तो किसी की बकाई मार की जरूरत कती ना है, 10-20 लाख 50 लाख 15 लाख किसी न पूजे पाओ और अपनी जमीन बेचकर पिए देने बंद कर दो, पहली बात। दूसरा तरीका होता है इस कंट्री में आने का, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करने आओगे या आप सीधा वर्क करने आओगे। अब पढ़ाई करने का क्या तरीका है, आपने +2 की, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट करने आते हो, फाउंडेशन कोर्स में आपका एडमिशन हो जाता है, या आप आते हो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने, हम प्री मास्टर करने। ये 2 वीजे ये 2 पढ़ाई है जो बच्चे यहाँ पे करने आते हैं। उसका मैं आप लोगों को यूके का रूट समझा देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वीजा वाले बच्चे बहुत होते हैं। और एक चीज और समझ लो, किसी भी कंट्री में एंटर करने का स्टूडेंट वीजा सबसे आसान तरीका होता है। किसी भी कंट्री में आके अपने सपने पूरे करने का, यहाँ की डिग्री लो, यहाँ के तौर तरीकों को समझो, यहाँ पे हालातों को देखो, यहाँ पे अपने लिंक बनाओ, नेटवर्क बनाओ, पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, अपने परिवार को सेटल करो। सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट वीजा। और वो वीजा कैसे मिलता है उसकी और सुन लो अभी, फिर उसके बाद वर्क वीजा की बात करेंगे। स्टूडेंट वीजा के लिए 12th की आपने, अगर कोई बच्चा 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, ठीक है, इस दौरान उसने अगर 12th की है और उस बच्चे के नंबर 60% से ऊपर है, लिख लेना, 12वीं क्लास में, +2 क्लास में, वो किसी भी बोर्ड का बच्चा है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो आईजीसीएसई बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, अगर ये बच्चे, इन बच्चों के 60% से ऊपर आपके 12th में नंबर है और इंग्लिश में आपके 70 से ऊपर नंबर है, तो आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिख लो इस चीज को। आपको कोई बच्चा भी अगर ये स्लैब में आता है कि आपका 1-2 साल का गैप है, 20-21 में किया है, 19 में किया है, और आपने 12th की है, आपके 60% से ऊपर नंबर है, मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूं, और अगर आपके इंग्लिश में 70 से ऊपर नंबर है, आपको आइल्स का एग्जाम नहीं देना है। दूसरा वीजा, मतलब दूसरा पॉइंट, 12th करने के बाद किसी बच्चे ने 12th की 2015-16 में, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करके बच्चे ने आइल्स, पीटी या टॉफिल या ड्यूओलिंगो या आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, तो अगर आपके 12th में सेम नंबर है, टोटल 60% है, इंग्लिश में 70%, और आपने वो ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में की है, इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या हुआ, आपने बीकॉम की है, आपने बीसीए की है, आपने बीबीए की है, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने फार्मा में कुछ किया है, जो सब्जेक्ट आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उसके बेस पे आपका वीजा लगता है। आपको आइल्स का या पीटी का एग्जाम नहीं देना है लंदन के लिए, इस बात को भी लिख लो। अब होल्डर को पता नहीं है, मुझे पता भी नहीं चलता, बीच में फोन आ जाते हैं। हाँ, तो ये वीजा आपका लगता है आपके, अगर आपने 12वीं की 2015 में, 16 में, और आपके अगर ये नंबर है 60% टोटल नंबर और इंग्लिश में आपके 70 हैं, उसके बाद आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में की है, तो आपको आइल्स का एग्जाम नहीं देना है। उसके बाद आओ, उसके बाद किसी बच्चे ने 12th की 2012 में, किसी बच्चे ने 12th की 2011 में, 2010 में, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है,
ठीक है, आपने फिर 11 से लेके 14 तक इंजीनियरिंग की, 11 से लेके 15 तक आपने कोई भी अपना कोर्स किया, 4 साल का, 3 साल का, कोई भी आपने बैचलर का कोई भी कोर्स किया है, उसके बाद आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ता है एंड यू हैव टू गेट गुड स्कोर। लेकिन अब इसमें भी एक चीज में एक्सेप्शनल है, ये जो आईएलटीएस वाला मैं बता रही हूँ ये उन यूनिवर्सिटीज के लिए जहां पे सिर्फ जो मिड बजट यूनिवर्सिटीज हैं, जो छोटी यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी सेम डिफरेंस है। आप इंडिया में आईआईएम में जाओगे पढ़ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे, उनका अपना क्राइटेरिया है। आप इंडिया में एमडीयू में एडमिशन लोगे, उसका अलग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसको टायर 1 बोलते हैं, टायर 2 बोलते हैं, टायर 3 बोलते हैं। जो टायर 1 यूनिवर्सिटीज हैं उनका अलग क्राइटेरिया है, टायर 2 का अलग है, टायर 3 का अलग है। एक चीज और है, जिस बच्चे ने 12th की, अभी फ्रेश की है, बच्चा कहता है कि मुझे तो जी बिल्कुल टॉप कॉलेज में पढ़ना है। अब यहाँ पे टॉप कॉलेज कौन से हैं? टॉप कॉलेज है यहाँ पे रशल ग्रुप बोलते हैं, जिसका सिर्फ यूकास के थ्रू एडमिशन होता है। रशल ग्रुप हुआ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपका किंग कॉलेज है, इंपीरियल कॉलेज है, लीड है, शेफील्ड है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इस कंट्री की, जहां पे आप सच में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। और ये यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड, अगर आप ग्लोबल क्यू रैंकिंग देखोगे तो टॉप पे चल रही है। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद बच्चे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती है। तो इन यूनिवर्सिटीज का टारगेट क्या है? यू हैव टू स्कोर 8 बैंड, 7 बैंड। 7 में ऑलमोस्ट में आप एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ एक हैं जो 8 में प्रेफर करती है, आपके 7 बैंड आने चाहिए, उसमें फिर मैंडेटरी है। दूसरा क्या होता है, जो मिड यूनिवर्सिटीज का ये बजट है, और अगर आपका गैप ज्यादा है, फिर यानी आपने 14 में बीकॉम बीए की है, बीबीए की है, 15 में की है, उसके बाद फिर अगर आपका कॉन्टिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं किसी छोटी मोटी कंपनियों में काम किया है, किसी कंप्यूटर सेंटर में काम किया, कहीं टीचिंग किया, जो जिस फील्ड का बच्चा, फिर उसको पीटी या आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ता है। अब यूके में आप एक बात और सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चों को लोग पागल बना देते हैं। यूके में 5.5 बैंड में एडमिशन हो जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, 5.5 बैंड में यूके में स्टूडेंट वीजा पे एडमिशन हो रहे हैं। यहाँ पे 5.5 के अलावा आप जब पीटी का एग्जाम देते हैं तो 51 से नीचे अगर नंबर आते हैं आपके, जैसे चारों उसमें मॉड्यूल में आपके 51 से नीचे नहीं जाने चाहिए। एवरेज हम पीटी का ये लेके चलते हैं, लेकिन अगर 51 से नीचे आ गए तो आप प्री मास्टर के लिए एलिजिबल हो, आप फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो। इस बात का भी डिफरेंस समझिए। तभी मैं कहती हूँ दुनिया का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो नहीं है पॉसिबल। हरियाणा के सारे बच्चे लंदन पहुंच सकते हैं। यू हैव टू लिसन मी एंड फॉलो दिस स्टेप। मैं जो बता रही हूं, जिन बच्चों के पीटी में स्कोर है 46, लेकिन अगर उसके इंग्लिश में नंबर है 70 और उसके पीटी में स्कोर है 46, वो बच्चा फाउंडेशन कोर्स करके, फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेके इस कंट्री में आ सकता है। वो पॉसिबल है। किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में एमओआई है और उसके +2 में 70 नंबर है और उसके बाद उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और उसके पीटी में कम नंबर है, उसके आईएलटीएस में 5.5 बैंड है, वो प्री मास्टर में एडमिशन लेके आ सकता है। यहाँ पे इतना एग्जाम्पशन मिलता है कि यू कैन रीच इन दिस कंट्री। ठीक है, तो ये तो एक तो सोचना ही मत कि मैंने आईएलटीएस कर लिया, बेबे होगा गायक नहीं होगा, सबका हो जाएगा। ठीक है, तरीका क्या है वो देखना पड़ेगा। हर प्रोफाइल की असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं सबको कहती हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजा करो ताकि मेरी टीम उसको एसेस करे। कई बार ऐसे होता है कि आपके आईएलटीएस में 6 बैंड आ गए, आपका गैप ज्यादा, लेकिन आपके 12वीं में 40% है, तो सोचना पड़ता है तो उसका किस यूनिवर्सिटी में होगा। यहाँ पे 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज है यूके में, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। कई बार यूनिवर्सिटी बहुत कुछ मतलब ऐसा कर देती है कि वो एग्जाम्पशन दे देती है, ठीक है कर दो, बच्चों के एडमिशन हो जाए, बच्चों के एडमिशन। ये है। दूसरा, हरियाणा की इमेज ना यहाँ पे बहुत खराब हो गई है पंजाब की तरह। पंजाब ब्लैक लिस्ट है फिलहाल। यूके में पंजाब के बहुत कम बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, हरियाणा रडार पे चल रहा है। मतलब किसी भी टाइम ये हो सकता है कि यूके यूनिवर्सिटीज कह दे भैया हरियाणा के बच्चों को एडमिशन नहीं देने। उसका रीजन यही है कि हम लोग यहाँ पे पेपर खराब कर लेते हैं अपने आके, जो पिछले 2 साल में हुआ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, लेकिन पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हरियाणा से आए हैं और वो इधर उधर अपने पेपर खराब करके बैठ गए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि उनको सही सलाह नहीं मिली, सही गाइडेंस नहीं मिली। वो लोग यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते थे, वो लोग यहाँ पे अपना करियर बना सकते थे, लेकिन उन लोगों के पास वो एक्सेस या रीच या नॉलेज ही नहीं है कि तुम्हें कैसे इस कंट्री में आके खुद को सेटल करना है। तो आपके सलाहकार ठीक होने चाहिए। ठीक है, ये तरीका होता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ जो मेन कोर्सेज हैं, मेन यूनिवर्सिटीज, और आपको क्या करना है। बेसिक बात है, वैसे तो डिटेल में मैंने जो प्लान किया कि हम हर सब्जेक्ट को लेके सीरीज बनाया करेंगे। मान लो मैथमेटिक्स किया है,
किसी बच्चे ने कोई बच्चा कहता है जी मैंने बीएससी मैथ में की है या मैंने एमएससी मैथ में की है, तो या उसको यहां से मैथमेटिक्स में कुछ करना है, तो उसको किस कोर्स में जाना चाहिए? तो उसको डेटा साइंस करना चाहिए। तो डेटा साइंस का बहुत स्कोप है। जो मैथ वाले बच्चे जिनका मैथ बहुत अच्छा है उनका बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे बहुत स्कोप है। अब जो बच्चे जेबीटी बीएड वाले होते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं होता उनको क्या करना है, उनको वो कहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं जेबीटी बीएड का तो कोई स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको प्रॉपर अपनी टीचिंग की लाइन में ही जाना चाहिए। यहाँ पे भी वही एम एजुकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई टीचर्स होते हैं। आप प्रॉपर 1 साल का आपको स्पेशल एजुकेशन का यहाँ पे कोर्स करना होता है और यू विल बी एलिजिबल टू गेट टीचर जॉब इन दिस कंट्री। आप यहाँ पे आके टीचर लग सकते हो। तो ऐसे हमें ना एक चीज और है, हरियाणा के बच्चों के साथ ना सारी भेड़ चाल है। बिजनेस मैनेजमेंट में डाल दो, एमएससी मार्केटिंग कर लो, एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम अदर कोर्सेज में जाते ही नहीं है। हमें ये देखना चाहिए किसी भी कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री में सबसे ज्यादा किस कोर्स का स्कोप है। तो मैं आज आपको ये और बता दूं, यूके में जो सबसे ज्यादा डिमांड है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब होती है ना किसी भी कंट्री में, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे आईटी पे फोकस करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आप इन कोर्सेज पे अपना फोकस कीजिए। मात देने वाला कोई नहीं है, करोड़ों के पैकेज उठते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस प्लेसमेंट है, एमएनसीज आती हैं, डायरेक्ट भी आप सीवी लाइब्रेरी के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करते हो, नौकरी है अगर आप पढ़ने वाले हो तो। डेटा साइंस का बहुत स्कोप है। सबसे बड़ी बात, आईटी में भी आप क्या, आईटी में भी बहुत वास्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्कोप आज के दिन क्लाउड का चल रहा है। अगर किसी बच्चे को क्लाउड की प्रॉपर नॉलेज है तो यहाँ पे 5-7 लाख रुपए महीने का बच्चा छोड़ता नहीं है, ठीक है। सबसे जो मिड बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि ना जी जाके क्या करेंगे, वो वाले जो होते हैं ना, जो अपने वाले की कुछ नहीं आता जी क्या करेंगे, उनको 2 चीजें इंडिया से सीख के आनी है स्टूडेंट को। पहली ड्राइविंग, लिख लेना, लड़के सारे इंटरनेशनल लाइसेंस ड्राइवर सारे स्टूडेंट अपना लेके आए, ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। लड़कियां हेल्थ केयर में ज्यादा कोर्स प्रेफर करें। सबसे ज्यादा जो स्कोप है इस कंट्री में वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है। हेल्थ केयर में आप नर्सिंग का सबसे ज्यादा स्कोप है, डॉक्टर का स्कोप है, फिजियोथेरेपिस्ट, सोनोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट, उसके अलावा केयरर का बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो मेंटल हेल्थ काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है। अगर कोई बच्चा अगर इन सब्जेक्ट में पढ़ता है, सोशियोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है। आप इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा प्रेफर करें। हेल्थ केयर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे ना। तो इस तरीके की नौकरी, इस तरीके के कोर्सेज करके आओ या करने आओ। पीछे से भी बैकग्राउंड यही रखो और आके ये बैकग्राउंड चूज करो। यहाँ पे सिटीजनशिप कोई रोक नहीं सकता। एक चीज और है, जब मुझे बच्चे कॉल करते, मैं बेसिक बातें बता रही हूँ जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया, मुझे बच्चे फोन करते, मैडम हमने तो हरियाणा में सुना था, बोला लंदन में सिटीजनशिप ना होती, ऐसे ही बोलते हैं। तो यू कहते हैं मैडम उड़ा ना बहुत टफ लाइफ हो जाए, उड़ा सिटीजनशिप नहीं होती। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। क्वीन का ही राज है हर जगह, ठीक है। आज भी अगर आप कानून चेक करेंगे तो इन सारी कंट्रियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, वे ऑफ लिविंग है, यहाँ का लाइवलीहुड है, यहाँ के लोग जैसे रहते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, कल्चर है, सब इक्वल है। आप इन चारों कंट्रीज में कोई मेजर आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ये सारा एक जैसा हाल है। इन कंट्रियों में सिटीजनशिप के सिर्फ यही तरीके हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। सारी कंट्रियों का सेम तरीका होता है। स्टूडेंट वीजा पे बच्चा अगर पढ़ने आता है इस कंट्री में, मैं क्योंकि बेसिक बातें मैं लंदन की बता देती हूँ आपको, फिर तो हम क्योंकि डीप सब्जेक्टिव पे बात क्या करेंगे। स्टूडेंट वीजा पे बच्चा जब आता है तो आप पीएसडब्ल्यू अभी एलिजिबल है। अगर आपने यहाँ पे आए, आप मास्टर का कोई कोर्स करने आए, आप एमबीए करने आए, एमएस करने आए, कोई भी आपने मास्टर की डिग्री की, आपकी 1 साल की डिग्री होती है। 1 साल के साथ आपको ये 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देती है, ठीक है। 3 साल का वैसे वो वीजा 1 ही साल का होता है, लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। अगर आप यहाँ पे आके आप पास हो जाते हो, आपका वीजा 2 साल का एक्सटेंड हो जाता है। आप उस पीएसडब्ल्यू में नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ करो, आपकी बीवी कुछ करे, आपका पति कुछ करे, कोई कुछ करे यहाँ पे। अब क्या होता है, आपका जो वो 3 साल का वीजा लगता है, उस 3 साल में आपके पास 2-3-4 तरीके हैं सेटल होने के इस कंट्री में। तो वो सिटीजनशिप कैसे मिलती है वो समझ लो कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे हैं उनका पहला ये होता है कि वो वर्क वीजा कन्वर्ट करवाएं, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बच्चों को की हेल्प करते हैं, आप सभी को पता है। तो स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है? स्पॉन्सरशिप मिलती है कि या तो आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब में हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है।
कोई भी कंपनी किसी स्टूडेंट को तब स्पॉन्सर करेगी तो बहुत इंटेलिजेंट है, उस जॉब की बहुत डिमांड है, और डिमांड किस जॉब की है उसी में आपको एडमिशन लेके आना है। यही गेम है, यही मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपका 5 साल का सीधा वीजा मिल रहा है। पहले वो 3 साल का देते हैं, 2 साल का ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता है, आपकी सीधी सिटीजनशिप हो जाती है। कौन कहता है लंदन में सिटीजनशिप नहीं होती है? दूसरा तरीका है, पढ़ने वाला बच्चा आप इनोवेटर वीजा पे चले जाओ, 3 साल में सिटीजनशिप होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम कनाडा का प्रोसेस है। कनाडा में अगर 2 साल की डिग्री है तो 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल रहा है, अगर 1 साल की डिग्री है तो 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल रहा है। उस वर्क परमिट के दौरान कोई भी कंपनी आपको एलएमआई देती है, वहां पे एलएमआई बोलते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, जिसको सीओस बोलते हैं, कोर्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी आपको, जैसे आपका स्टूडेंट का कास्ट लेटर आता है कि स्टूडेंट वीजा पे कास्ट मिल गया भाई, वीजा लग गया, वीजा की गारंटी, यहाँ पे भी कंपनी ने आपको कोर्स दे दिया, आपके वर्क वीजा की गारंटी है। सेम कनाडा में एलएमआई बोला जाता है। देयर इज नो डिफरेंस इन कनाडा एंड लंदन, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, 1 साल है, वहां पे 3.5 से 4 साल में हो जाती है सिटीजनशिप, यहाँ पे 5 साल में हो रही है, साल 6 महीने का फर्क पड़ता है। कोई भी डिफरेंस नहीं है अदरवाइज कनाडा लंदन में। अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड देखते हो, अगर आप चेक करते हो, तो लंदन क्लास है। लंदन की यूनिवर्सिटीज की जो डिग्रियों की वैल्यू है वो कनाडा की यूनिवर्सिटियों से ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वैल्यू लंदन की पढ़ाई की, अगर आप पढ़ते हो तो। जिसने ना पढ़ना वो तो फिर इंडिया में भी ठीक है। ठीक है, तो जो पढ़ेगा उसके लिए यहाँ की वैल्यू ज्यादा है। पूरी दुनिया की जितने भी फॉर्च्यून 500 एमएनसी हैं, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सबके हेड ऑफिस लंदन में है। आप कैनरी वॉर्फ चले जाओ, सारी कंपनियां वहीं बैठी है। ठीक है, नौकरियां ही नौकरियां, ऐसी नहीं है कि लंदन में नौकरी नहीं है। हाँ, स्ट्रगल हर जगह है, हर आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ये भाई ने सोचा ना घरा बैठ का अगर थारेती को नौकरी देगा, तो वो ना तो कनाडा में मिलती, उड़े भी मेरे स्टूडेंट जावे 6-6 महीने नौकरी नहीं मिलती, कई बार तो उनको लंदन में भी नहीं मिलती। हाँ, जिसने हाथ पैर मारना है, जिसको अपने वक्त और हालात पता है, उसने कमा के खाने में कितना दिक्कत ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, लंदन है। तो कोई ये डिफरेंस नहीं है कि हम लंदन क्यों जाए, कनाडा क्यों जाए, सारी कंट्री एक जैसी होती है। ये देखना चाहिए हम पहले कहाँ का वीजा मिल रहा है वहां चले जाओ। दूसरा, कनाडा रिफ्यूजल के जितने बच्चे हैं, जितने बच्चों के कनाडा में रिफ्यूजल आते हैं, वो लंदन फ्लाई कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो कनाडा रिफ्यूजल वालों को लंदन में वीजा मिल जाता है, स्टूडेंट वीजा आप अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे वीजा मिल सकता है कनाडा वालों को। उसके अलावा ऐसा कौन सा पॉइंट है कि स्पाउस का बताओ, ये एक भाई ने लिखा, मैं आपको स्पाउस वाला पॉइंट भी क्लियर कर देती हूँ। लंदन में स्पाउस, पहली बात तो स्पाउस वीजा कोई वीजा ही नहीं होता है। ये एक बार मैंने इस पे बहुत पहले भी लिखा था, मैं बहुत हंसी थी एक बार जब मुझसे किसी ने पूछा, जी मेरी बीवी है, साथ में वीजा लग जाएगा? मैं कहा भाई देख, बीवी तो जन्म सिद्ध अधिकार है, बीवी को तो साथ ही रखना पड़ेगा। तो दुनिया की ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है। अगर आप लीगली मैरिड हैं, आपकी प्रॉपर शादी हुई है, आपका वो क्या कहते हैं, आपके प्रॉपर पेपर है, रिश्तेदारों के फोटो हैं, तो थारी बहू का वीजा लग गया, थारे आदमी के वीजे लगेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता। यूके में कोई ऐसा कानून नहीं है कि स्पाउस वीजा ना लगे, आप सेम डे फ्लाई करोगे, बशर्ते आपका एजेंट अच्छा होना चाहिए। आप अब गलत लोगों के पास जाओगे तो इट कुड बी डिफिकल्टी। आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन में स्पाउस अलाउ नहीं करते, क्योंकि ग्रेजुएशन का बहुत लॉन्ग रूट होता है। जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं, वो 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो उसमें तो वो आप स्पाउस को नहीं ला सकते। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जब मास्टर का कोर्स करने आते हो यहाँ पे, तो आप अपनी बीवी को, बच्चों को, सबको साथ लाते हो। सेम प्रोसेस है, वो आके डिपेंडेंट पे फुल टाइम काम कर सकते हैं। जो पढ़ने आएगा वो 20 घंटे काम करने के लिए एलिजिबल है इस कंट्री में। 20 घंटे आप लीगल काम करते हो, बाकी तो सारे जुगाड़ चाल रहे हैं, तब नबेरा है, बाकी सब या 7 दिन काम करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो डिपेंडेंट वाला आता है, वो चाहे बिजनेस करे, जॉब करे, उसके बच्चे यहाँ पे फ्री में पढ़ाई करते हैं। इस कंट्री में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, मेडिकल बिल्कुल फ्री है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्रामर स्कूल है, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं, और यहाँ पे जो बच्चा ठीक पढ़ लेना, उसका ऑक्सफोर्ड का लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो स्पाउस का साथ वीजा लगता है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज और है, स्पाउस वीजा में कोई पैसा नहीं देना होता आप लोगों को। एक बात को समझो, मान लो ये भाई जौन सा बूझ रहा था, इसने वीजा अप्लाई किया, इसको पढ़ना है, ये स्टूडेंट वीजा पे आएगा, ये वही अपनी 1 साल की मास्टर की जो फीस होती है वो 12-13 लाख रुपए एवरेज फीस है इस कंट्री में। ये और मैं बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता कितनी फीस है। जो इंडिया में फीस है ना आज के दिन अच्छे कॉलेज की, वही यहाँ पे फीस है। आप जिंदल यूनिवर्सिटी चले जाओ, सोनीपत 20 लाख रुपए फीस है। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अशोका चले जाओ, लीला चले जाओ, आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाओ इंडिया में, वही 15-20 लाख में एमबीए होती है।
मैंने जिस टाइम पे एमबीए की थी, आज से 2011 में मैंने एमबीए की थी, उस टाइम पे मेरी 16 लाख रुपए फीस थी। ठीक है, तो वही मेरे ख्याल से बढ़ी होगी, कम तो नहीं हुई होगी। वही फीस यहाँ पे है 14, 15, 13, 12। और आपको भरनी कितनी होती है? 5 से 6 महीने की फीस भर के आनी होती है। 6 महीने की फीस कितनी हुई? 5 से 6 लाख रुपए। आपका ऊपर इंश्योरेंस का, एम्बेसी का फीस, मेडिकल के पैसे लगते हैं। मैं आपको ये और बता देती हूँ, इस कंट्री में IHS इंश्योरेंस का होता है जो आपका मेडिकल कवर करता है। आपकी 20, 22, 25 हजार जो भी एम्बेसी की फीस है, 3,500 आपका मेडिकल का लगता है। मतलब लाख एक रुपए में, लाख सवा लाख रुपए आपका ऊपर खर्चा आता है जो आप एम्बेसी में पे करते हो। किसी को पे करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप VFS में अपॉइंटमेंट लेते हो तो वहां आप पे करते हो। फीस आपको बैंक में जाके भरनी होती है। डायरेक्ट बैंक में जाओगे, आपका कास्ट लेटर होता है, उसमें स्टूडेंट आईडी मेंशन होती है। स्टूडेंट आईडी के आप बैंक मैनेजर के पास जाओगे, आपके अकाउंट में पैसे, जी फलानी यूनिवर्सिटी में फीस भर दो, वो आपको रिसिप्ट दे देते हैं जो रिफंडेबल होती है। अगर आपका वीजा ना आए तो आपकी 100% फीस रिफंडेबल है यूके यूनिवर्सिटीज की। फिर कोई फ्रॉड नहीं होता है। फ्रॉड उनके साथ होता है जो अनपढ़ आदमियों के पास अपनी फाइलें लेके घूमते हैं। ठीक है, सिंपल रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल प्रोसेस है एडमिशन का। उसके बाद क्या होता है, आपने फीस भरी 5-6 लाख रुपए, आपका 1-1, 2-2 लाख रुपए ऊपर है टोटल। अगर आप विद फैमिली बच्चों के साथ फ्लाई करते हो, आप 9-10 लाख रुपए में एवरेज लंदन पहुंच जाते हो। आते ही दोनों पति पत्नी कमाते हो। 2.5 लाख रुपए बच्चा एवरेज कमाता है इस कंट्री में, पढ़ता 2.5 लाख रुपए एवरेज कमाते हो। जो पैसे लगा के आते हो 2 महीने में कमा लेते हो। तो मैं हमेशा लिखती हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। सब कम फीस भर के, 5-7 लाख रुपए की फीस भर के आप इस कंट्री में विद फैमिली सेटल हो रहे हो। आप आके लाखों में कमा रहे हो, पाउंड में कमा रहे हो। तो दिस इज अ सिंपल वे टू एंटर एंड सेटल। ठीक है, पहली बात। और फिर पढ़ाई भी करो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो आगे ग्रो करोगे। सिंगल केस में क्या है, मैं ग्रेजुएशन के भी एक बच्चे ने लिख रखा था, वो भी मैं पॉइंट बता देती हूँ। ग्रेजुएशन वाले की भी सेम फीस स्लैब होता है। ग्रेजुएशन की फीस होती है 9 लाख रुपए 1 साल की, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में जा रहे हो। एवरेज यूनिवर्सिटीज की फीस जैसे मैं बता देती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, कोवेंट्री है, मिडिल सेक्स है, ग्रीनिच है, ठीक है, लंदन मेट्रोपॉलिटन है, वेस्ट लंदन है, आपकी बेडफोर्डशायर है, हेडफोर्डशायर है, आपकी जो ये सारी हरियाणा के बच्चे जहाँ आते हैं, ये यूनिवर्सिटीज की फीस 10 से 11 लाख रुपए होती है। आपको 1 साल का स्लैब आता है। यहाँ पे बैचलर जो आपकी होती है वो 3 साल की, 3.5 साल की होती है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वही 4 साल की होती है। आपको 5 से 6 लाख रुपए स्टार्टिंग में भरने होते हैं। आपको 1 साल की फीस की आधी फीस भरनी होती है। आपका उसमें इंश्योरेंस के पैसे डबल होते हैं क्योंकि आपका 3 साल का इंश्योरेंस हो रहा है एम्बेसी का। जो वो 1 लाख रुपए मास्टर वाले को देने होते हैं, वो ग्रेजुएशन के बच्चे को 2 से 2.5 लाख रुपए देने होते हैं। एवरेज स्लैब, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट करने आओ, चाहे आप फाउंडेशन करने आओ, प्री मास्टर में आओ, आप मास्टर में आओ, आप क्या मैं करना आ जाओ, 10 लाख रुपये में, 8-10 लाख रुपए में सारा खून बाढ़ सेटल हो सके है। उसके अलावा फिर बच्चे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। आप लंदन आते हो, 30-40 हजार रुपए में कमरा मिल जाए बस, 300 से 400 पाउंड में। हाँ, वो शेयरिंग हाउस में होता, तुमने महल तो मिला को ना है, ठीक है, महल भी मिल जाए पर उसकी कीमत ज्यादा है ठीक है, तो 30-40 हजार में सुथरा घर में कमरा मिल जाए, आराम तक रह सको हो। 200 खाना बहुत सस्ता है इस कंट्री में, 200-250 पाउंड में 20-25 हजार में थारा सुथरा खाना खा सको, रोज पिज्जे बर्गर खा सको, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो मतलब महीने के मरे से मरे अगर तुम दिहाड़ी करते हो, मैं दिहाड़ी भी बताऊंगी कि क्या करनी हुआ है। अगर तुम मरे से मरे दिहाड़ी करते हो तो 2 लाख रुपए की सेविंग, नेट सेविंग है अकेले बच्चे की। ठीक है, कमा के खाने वाला है तुम, ये तरीका होता है। दूसरी बात, इस कंट्री में कोई फेल नहीं होता। अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा भी दिमाग है, तो यहाँ पे पेपर नहीं होते। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये डर रहता है कदे जाकर फेल हो जाए। फेल कौन होता है? जो कॉलेज ना जाते। अगर आप प्रॉपर क्लास अटेंड करते हो, आप फेल नहीं होगे। मेरे से सलाह ले लियो, फेल नहीं होने देंगे किसी को। लेकिन अब जो कॉलेज ही ना जाए, उसके नाम की मैं अटेंडेंस तो कैसे लगाया हूं जाके, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। तो आपकी एक चीज और है, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको ये ऑप्ट करना होता है आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हिसाब से नौकरी है यहाँ पे। मान लो किसी बच्चे का एडमिशन हो गया वेल्स में, या किसी बच्चे का एडमिशन हो गया मैनचेस्टर में, ब्रिस्टल में, करवा देते एजेंट्स। तो क्या भाई उड़ भेज दू, बच्चों को तो पता ही ना ब्रिस्टल कहाँ पे है, बच्चों को तो पता ही नहीं भाई मैनचेस्टर कहाँ पे पड़ता है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, व्हेन यू ऑप्ट यूनिवर्सिटी, व्हेन यू टारगेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी शुड बी इन सेंटर ऑफ द सिटी, ताकि नौकरियां आपकी बड़े शहरों में होती हैं।
मान लो हमें टारगेट करना लंदन की यूनिवर्सिटी या लंदन की सराउंडिंग की यूनिवर्सिटी जहां पे आपका कन्वेंस 1 घंटे का आना जाना हो बस, क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फोकस करनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा ना किराया है, क्योंकि किराया बहुत महंगा है इस कंट्री में। आते ही तुम लोग गाड़ी ले नहीं सकते, इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है, तो ये चीजें होती है, तो ये चीजें आपको ऑप्ट करके चलनी है। उसके अलावा अभी निकिता जी है, बहन जी दांतें दिखा रही है। ठीक है, अभी बताओ ऐसी ऐसी औरतों को हम क्या कहें। निकिता जी कोई प्रॉब्लम है तो लिख के भेज दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, हंसना बहुत आसान है, लाइव आके और 2-4 बातें लोगों को समझाइए, फिर पता चलेगा। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग ही समाज पे कलंक है कि आके कुछ कुछ इस पे लिखते रहते हो। हाँ, तुम जैसी लड़कियों की तरह ना मैं वो रील नहीं बनाती बैठ के, माइट भी इसलिए हंस रही होगी। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये भी कलंक है। खैर, और दूसरी बात भाई मेरी सारी सुन लो, ये जितने भी एजेंट हैं किसी के पास जाओ, मेरी किससे कोई खुंदक नहीं है, लेकिन अपने पॉइंट्स क्लियर करो सबके साथ बैठ के। फाइल कहीं लेके जाओ, स्टूडेंट वीजा पे कोई पैसा नहीं देना है किसी को। यूनिवर्सिटी शहर के बीच में लो, यूनिवर्सिटी की फीस प्रॉपर भरो। एक चीज और, जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, जितने भी बच्चे स्टूडेंट वीजा पे एडमिशन लेते हैं, एक बात याद रखना, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। हरियाणा का सबसे बड़ा नेक्सस यही चल रहा है आज के दिन, पूरे वर्ल्ड का ही चल रहा है। मतलब जो भी अलग अलग कंट्री से जो एजेंट होते हैं उनका नेक्सस यही चल रहा है कि ईमेल आईडी नहीं देते बच्चों को। ठीक है, हो सकता है मुझे कुछ एजेंट अभी गालियां दे बैठ के, दे भी रहे हैं जो लोग नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि उनको खुंदक है, मैं खुल के बोलती हूँ। उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, और हरियाणा के तो बहुत सारे एजेंटों की दुकानें बंद हो चुकी है। आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड खुद रखना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर भेजती है, यूनिवर्सिटी आपसे बच्चे से डायरेक्ट बात करती है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। जब वो इंटरव्यू लेती है तो आपको लिंक भेजती है, आपसे यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। किसी भी फर्जी एजेंट अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र में का जैसे अभी कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, लाडवा की बात करूं, वहां पे कुछ एजेंट बहुत अच्छे हैं, मेरी खुद बात होती है लोगों से। करनाल के अच्छे हैं, गुड़गांव के भी अच्छे हैं, मतलब सब बुरे नहीं है, सब अच्छे नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्जी लोगों से बचना है, जो आपके पैसे भी ले जाए और आपको ऑफर लेटर भी ना दे, आपको कास्ट भी ना दे। कोई एजेंट आपको अगर प्रॉपर काम करवा रहा है तो गो विद देम, कोई पर्सनल किसी से खुंदक नहीं है, लेकिन अपना सावधानी में ये सब कुछ है। ऑफर लेटर आपकी आईडी पे आते हैं सारे। और मैं आपको स्टेप भी बता देती हूँ, एक बच्चे ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी का स्टेप कैसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, जैसे आपने डॉक्यूमेंट भेजे, मान लो मेरी कंपनी को भेज रहे हो या किसी की भी कंपनी को भेजते हो, सिंपल प्रोसेस है और ये सबके लिए आसान हो जाएगा, समझ लो आप। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट भेजना। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगते हैं मुझे पता नहीं है, एक चीज हो रही है, टाइमिंग कितनी हो गई, बंद ना हो जाए, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका इंस्टाग्राम का। और कोई भी बच्चा है ना, ये जैसे अभी एक लड़की ने कुछ लिखा उल्टा सीधा, तो बहन जी ऐसा है, उल्टा सीधा मत लिखे ना, जूते गणे पड़ेंगे। ठीक है, अंबिका वो आदमी ना हार्ड है जो तुम लोग लिखने लग रहे हो। ना मैं पैसे लेके काम करती और ना मैं कर्जा बरतती किसी का देश में। ठीक है, कदे ऐसा ना हो जाए महंगी पड़ जाए कुछ भी गलत, एक भी गलत कमेंट सीधा जेल है। चैलेंज करके कह रही हूँ, और मैंने पहले भी प्रूव किया हरियाणा में ये चीजें। ठीक है, किसी भी महिला की टाइमलाइन पे, पोस्ट पे अगर आप गलत कुछ भी लिखते हो तो थप्पड़, जूते, चप्पल, लठ और जेल तैयार है। ठीक है, यही एटीट्यूड है मेरा, याद रखियो इस बात को, आज भी वही हूं। तो दूसरी बात क्या थी कि मैं आपको लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ। प्रोसेस क्या है स्टूडेंट वीजा का। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे। डॉक्यूमेंट में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पहले अंडर ग्रेजुएट का समझ लो। अंडर ग्रेजुएट के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपको LOR देने होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है। ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़े हो, या आपने कहीं पे ट्यूशन पढ़ा है, या आपने कहीं से कोचिंग ली है, तो वो जो ट्यूशन आप पढ़ते हो, वो ट्यूशन का टीचर आपका, या स्कूल का मास्टर, या स्कूल का कोई भी इंडिविजुअल टीचर आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख के देता है। ठीक है, कि आप पढ़ाई में ठीक है, आप सिंसियर हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ब्रेव हैं, मतलब आपकी 4 बातें, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेके वो टीचर आपको लिख के देता है। तो वो चीजें आपको करनी है, वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। उसके फॉर्मेट्स होते हैं, जब भी बच्चा अप्लाई करता है, तो आप किसी के भी थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो आप उनसे फॉर्मेट ले लीजिए, वो बनवा लेना चाहिए। तो 2 LOR चाहिए होते हैं इसके लिए। फिर आता है CV। अब अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे का CV नॉर्मल होता है, उसमें कोई नहीं होता, आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं। हाँ, लंदन के लिए आपको रेफरेंस डालने होते हैं कि 2 लोगों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होती है जो आपको जानता है। फिर होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूके यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का बच्चा है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, वो पीएचडी के लिए जा रहा है, आप कहीं के लिए भी जा रहे हो। एसओपी बोलते हैं। वो जो एसओपी लिखते हो उस एसओपी के बिहाफ पे ही मेजोरिटी एडमिशन होते हैं। वो एसओपी आपकी कौन लिखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका पूरा लिखा जाता है, आप इस कॉलेज में क्यों आना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो, पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ये क्या क्यों सोचा कि आपको लंदन इस यूनिवर्सिटी में आना, आपने लंदन ही क्यों सोचा। तो ये बेसिक बातें एसओपी में लिखी जाती हैं। उस एसओपी के बेस पे यूनिवर्सिटी आपकी फाइल को कंसिडर करती है। आईएलटीएस वाला मैंने पहले ही मुद्दा क्लियर कर दिया था, आपको कितने नंबर चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। पोर्टल पे सबमिट हो गए, आपको फिर यूनिवर्सिटी कंडीशन ऑफर लेटर भेजती है। पहले कंडीशन ऑफर लेटर सब क्या आ जाते हैं, ऑफर लेटर कोई आपकी गारंटी नहीं है आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। कंडीशन ऑफर लेटर में लिखा होता है, कई बार वो आपके डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, कई बार आपकी एसओपी रिवाइज मांग लेते हैं, कई बार आपसे 1 लाख रुपए डिपॉजिट मांग लेते हैं कि 1000 पाउंड जमा करवाओ, हम आपको कास्ट दे देंगे, अनकंडीशनल दे देंगे। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फिर वो कंडीशंस आप उनकी फुलफिल करते हो, फिर यूनिवर्सिटी आपका 99% यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू है। यहाँ पे 1-2 यूनिवर्सिटी है जो इंटरव्यू नहीं लेती, वो भी अंडर ग्रेजुएट में। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो तकरीबन यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू है यहाँ पे। फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत आसान होता है, बहुत आसान। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं इंटरव्यू में क्यों है, जो तुम ग्रुप डी की नौकरी की तैयारी करो ना, उस तो लगना आसान हो है, ठीक है। तो वो बेसिक बातें पूछते हैं। ऐसे ही वीडियो कॉल पे होता है, जैसे मैं बैठी हूं कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या सोचा, आज पूरे दिन क्या किया, मम्मी पापा क्या करते हैं, और यूके क्यों आना चाहते हो, कनाडा क्यों नहीं जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए, तुमने इसी कॉलेज में अप्लाई क्यों किया। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन है वे बेसिक, उनके रट्टे मार लो। वही 20 क्वेश्चन पूछती है पूरी यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ नहीं पूछते, ठीक है। ये बेसिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे में। हाँ, जब आप इंटरव्यू देते हो आपको प्रोफेशनल पता होना चाहिए बैठते कैसे हो। बालक क्या करेंगे कि तो खेत में बैठ के दे रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं होता ना, तुमने कोई कपड़े ऐसे, मान लो आपने ऐसे ही कुछ टी शर्ट पहन ली, तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। जब इंटरव्यू होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होता है या वो जूम पे लेते हैं, तो यू हैव टू सिट इन प्रॉपर वे, जैसे आप सीधा होके बैठ रहे हो। आपका पासपोर्ट आपके साथ में होना चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट ठीक होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो ये जो मीडिएटर होते हैं, जब कंसल्टेंट होते हैं, जैसे हम हैं तो मेरी टीम इन चीजों की तैयारी करवाएगी, या कोई और है, किसी के भी थ्रू करोगे तो वो आपको प्रॉपर आपकी तैयारी करवाते हैं। यू हैव टू गो विद अ प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी, कि सामने वाले को लगे कि बंदे का आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो आपको फेल नहीं करते। वो सिर्फ आपका आईक्यू देखते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं। वो आपकी ये नहीं देखते कि आपने टेंस प्रॉपर बोला है नहीं बोला। अपने बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, हम जब भी इंग्लिश बोलेंगे ना पूरी रट्टा मार के बोलेंगे, ठीक है। आप चाहे टूटी फड़की इंग्लिश बोल लो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो ये चीज देखते हैं। आपका फिर इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद उनको समझ आता है, वो आपको अनकंडीशनल लेटर दे देते हैं, या उसके बाद आपका सीधा कास्ट का लेटर आ जाता है, ठीक है। नहीं, अनकंडीशनल आता है, उसके बाद आपको फीस भरनी होती है। फिर वो कहते हैं कि आप बच्चे से फीस भरवा दो, ठीक है। कई बार वो फंड्स के 28 दिन की स्टेटमेंट पहले भी मांग लेते हैं, बाद में ही मांग लेते हैं। यूके में बहुत ज्यादा फंड्स ने दिखाने होते हैं, सिर्फ 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। आप दिखाओ या आपके पेरेंट्स दिखाओ, एवरेज 15-20 लाख रुपए तक की स्टेटमेंट आपको दिखानी होती है। अगर 12-13 लाख रुपए अगर आपकी फीस है, 5-6 लाख रुपए आपने भरे, तो 10 लाख कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, 15-20 लाख रुपए आपको दिखाने होते हैं। ये सब चीजें होती हैं। 28 दिन की स्टेटमेंट दी, यूनिवर्सिटी ने आपको कास्ट लेटर इशू कर दिया, उस कास्ट के बेस पे आपने वीजा डाल दिया, 1 हफ्ते में आपका वीजा आ जाता है। प्रायोरिटी लेते हो तो हफ्ते में, वरना 15 दिन में आपके घर पे आपका वीजा आ जाता है। अप्लाई करते हो, लंदन आ जाते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। जो कर इंडिया में एडमिशन हो है, तो हमारे अंदर ना डर बहुत ज्यादा हो गया है कि बाहर कैसे जाए। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों के वीजे लगेंगे। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस, बाकी सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। 60%, 50%, 55, 45, 5.5, 5, 6.5 सब मैनेज हो सकता है। हिम्मत होनी चाहिए बस इंसान में कि हाँ मैं कर लूंगा। बिलीफ आपका बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। जिस बंदे का बिलीफ बहुत स्ट्रोंग है वो जिंदगी में कहीं मार नहीं खा सकता। हिंदी या इंग्लिश, वो कह रहे हैं एजेंट पे पता नहीं क्या मैसेज आ रहा है, 1 मिनट होल्ड रखो। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ने लिखा कि स्टूडेंट वीजा पे आपको वर्क मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। आपको मैं बता दूं, यूके में 20 घंटे आप काम कर सकते हो वीकली।
20 आवर पर वीक, यानी 80 घंटे। 80 घंटे में आपको मिनिमम वेजेस बता देती हूँ, यहाँ पे 10 पाउंड पर आवर आपको वेज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे घंटों के हिसाब से पैसे होते हैं, तो 10 घंटे पर आवर आपकी होती है, तो आप 20 घंटे काम करते हो, ठीक है, आपके 1000 पाउंड हो गए हैं। तो 1000 पाउंड, ये मान लो 950 1000 पाउंड तो आप बिल्कुल, हर बच्चा कमाता है इस कंट्री में। उसके अलावा बच्चे वीकेंड पे कैश में और इधर उधर अपना काम करके जुगाड़ कर लेते हैं, तो 2-2.5 लाख रुपए बच्चा छोड़ता नहीं इस कंट्री में। इसके अलावा बच्चों ने लिखा फॉर्मल ड्रेस, हाँ ये तो भाई कॉमन सेंस है ना, तुम फॉर्मल ड्रेस पहनोगे, कैसे मिलेगा वर्क वीजा? ओके, वर्क वीजा वाले और है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपका रह गया था, बाकी तो सारे मैंने क्लियर कर दिया। देखो, वर्क वीजा का मैंने बताया था, आपका टायर 2 वीजा होता है जो वर्क वीजा होता है। वर्क वीजा के लिए आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी होती है। पहला, अगर आपने कोई इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स किया है, ठीक है, यानी प्रोफेशनल कोर्स कौन सा होता है, या तो आपने इंजीनियरिंग की है, या आपने कुछ मेडिकल में कुछ बढ़िया कोई कुछ भी कोर्स किया है, आपने फार्मा में कुछ किया हुआ है, आपने कोई आर्किटेक्चर का कुछ किया है, आपका कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, उस प्रोफेशनल डिग्री के साथ अगर आपका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आप एलिजिबल हो इन कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट। उसके 2 पोर्टल मेन है। आप यूके में जब भी जॉब अप्लाई करोगे, तो आपको एक ही पोर्टल के थ्रू जाना है, वो है सीवी लाइब्रेरी। इस बात को लिख लेना, बहुत बच्चों को पता नहीं है। यहाँ के जो कंपनियां होती हैं, जब आपके इंटरव्यू होते हैं, HR पर्सनैलिटीज होते हैं कंपनी में, जब वो आपका CV रिव्यू करते हैं, तो वो इस कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। CV बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात। उसके बाद अपने उसमें एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, और उसमें आप रेफरेंसेस यूके के डालो। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे ऑटोमोबाइल में अप्लाई किया, किसी बच्चे ने मैकेनिकल में अप्लाई किया, मशीन लर्निंग में अप्लाई किया, क्लाउड में अप्लाई किया। आप किसी भी फील्ड में जब आप अप्लाई करते हो, तो आप यूके का रेफरेंस डालो। जैसे मुझसे बात होगी, आपके और भी कोई नोन है, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिना रेफरल के जॉब नहीं मिलती। दूसरा होता है कि टायर 2 स्टूडेंट भी कन्वर्ट करवा लेते, वो मैंने आपको बताया था। जितने भी यूके में स्टूडेंट अभी आ रखे हैं, अगर उनको टायर 2 वीजा चाहिए, IT में चाहिए, मैनेजमेंट में उनको नौकरियां चाहिए, उनको हेल्थ केयर में नौकरी चाहिए, उनको सिक्योरिटी में नौकरी चाहिए, उनको ड्राइविंग में नौकरी चाहिए, वो मुझसे बात कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी यूके में स्टूडेंट है, वो कोई भी किसी भी फील्ड का बच्चा है, दे कैन रीच मी। हंसलो में मेरा ऑफिस है, हंसलो में विस्ता सेंटर में मेरी कंपनी है, 3rd फ्लोर पे मैं बैठती हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24 जितने भी ऐसी हो, सारे 3rd फ्लोर पे अपने हैं। किसी से भी पूछोगे, मैं आपको 10 to 5, मैं 9 बजे नहीं जाती। मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस में ही होती हूँ। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पास मिलने आ सकते हो। लंदन वाले बच्चे, बहुत सारे लंदन के बच्चे इधर उधर मैसेज करते, मैडम से बात नहीं होती, मैडम बड़ी ईजी अवेलेबल है, क्योंकि आई डोंट कैरी माई एटीट्यूड, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। तो लंदन में जितने भी हरियाणवी बच्चे आ रखे हैं, दे कैन अप्रोच मी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, सपोर्ट। हमारा इमिग्रेशन, लॉ इमिग्रेशन, हमारी कोई लीगल एडवाइस आप लोगों को चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, तो मेरा हंसलो में ही घर है, हंसलो में मैं रहती हूँ, तो आप लोग कभी भी आ सकते हो। और टायर 2 के लिए इंडिया से जो बच्चे अप्लाई करते हैं, ज्यादातर स्कोप मैनेजमेंट कंसल्टेंट का और IT का है। जो यहाँ पे है वो फिर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, फूड साइंस इंजीनियरिंग हो गई, इस तरीके का आपका बहुत स्कोप है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो गए, ज्योग्राफी का बहुत स्कोप है। जो बच्चे अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, वो ज्योग्राफी में जा सकते हैं। तो ये चीजें तो हम आगे आगे सीरीज करेंगे, जब हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बात किया करेंगे कि प्रॉपर ये सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में ये कोर्सेज अवेलेबल है। हम ऐसे हर वीक बात करेंगे कि मान लो हिस्ट्री में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, वहां पे आगे फिर आपको कौन कौन सी जॉब अवेलेबल होंगी, उनके स्लैब क्या क्या होंगे, तो ये चीजें होती है। तो यूके आज के दिन मैं कंक्लूड करती हूँ पूरा लाइव। आज के दिन अगर आप देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कनाडा के बहुत वीजा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, कनाडा के बहुत ज्यादा वीजा रिफ्यूजल है, और आजकल कनाडा में 7 बैंड वाले भी रिफ्यूज हो रहे हैं रीजन, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रिक्ट है। 2021 की ही फाइल उठ रही है, 20-21 की गैप एक्सेप्ट नहीं है। यूके इज द ओनली कंट्री जहां पे 10 साल का 15 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल है। 17 साल के गैप के एडमिशन मैंने करवाए हैं,
ठीक है। यूके एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप 10 साल, 5 साल, 4 साल, कितने भी साल का गैप है आपका एक्सेप्ट हो जाता है, आप इजीली इन कंट्रियों में आ सकते हो। इस कंट्री में आने के बाद जब आपका वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाता, मान लो आप टायर 4 पे स्टूडेंट वीजा पे आए, फिर आप टायर 2 पे गए, वीजा कन्वर्ट करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू फ्लाई इन यूएसए, कैनेडा, एवरीवेयर। ये भी आपको बता दिया। अगर आपके पास लंदन का वर्क वीजा है, स्टूडेंट वीजा पे आओ, वर्क वीजा कन्वर्ट कराओ, अमेरिका डायरेक्ट जाओ। ठीक है। तो अमेरिका जाने का भी यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो जिसको ये लगता है कि यूके गलत, मतलब बहुत सारे बच्चों को मिथ है, क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे हरियाणा के बच्चे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही जाते थे। उसका रीजन ये है, वहां के वीजे जल्दी मिलते हैं, यूके के वीजे नहीं लगते थे लोगों के। तो अब लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रेक्जिट हुआ तो यूके ईयू से अलग हो गया और यहाँ पे लोगों की शॉर्टेज चल रही है। तो जब शॉर्टेज चल रही थी तो फिर बहुत सारे लोगों को इन्होंने वीजा देना शुरू कर दिया और इन्होंने पीएसडब्ल्यू ओपन कर दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए यूके पहुंचना, वरना यूके के वीजे नहीं लगते। और ये बात हरियाणा के सभी एजेंटों को पता है, यूके की फाइल कोई प्रोसेस नहीं करता था। तभी हरियाणा में एक मिथ है कि नहीं लंदन में तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लंदन में बहुत कुछ है, लेकिन वीजे नहीं लगते थे लंदन के। अब लंदन के वीजे लगने लगे हैं। ठीक है। तो ये चीजें, एक बेबे और रवीना भारद्वाज अभी जबकि हसन लाग रही है, बाण गणे बड़ी आदात हो तो एक फोटो ही घेर दे अपना, है ना, क्यों खाम का दुखी हो रही है। ऐसे मैंने कहना नहीं चाहिए। जो दो लड़कियां दोनों के सरने में एक जैसे हैं, एक स्पेशल जाति को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम तो है, खैर छोड़ो इन बातों को लेके। ठीक है, इंडिविजुअल एक गंदे इंसान के लिए पूरी कम्युनिटी को क्या कहना, लेकिन शर्म आनी चाहिए। एक बहन जी और भारद्वाज करके वो भी लग रही है दादी खान। ठीक है, इतनी दुखी मत हो बेबे, कोई फर्क नहीं पड़ता सेहत पे। ठीक है। तो ठीक है, अगर किसी बच्चे को और कुछ पूछना हो तो यू गाइस कैन रीच मी एनी टाइम। मेरे सारे नंबर अवेलेबल है और किसी भी टीम के सबके नंबर हैं, ऑफिस की ईमेल आईडी सब कुछ आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो यही कहूंगी भाई, कितना भी फंसना नहीं है, ठगा बग्गी में नहीं आना है, इन एजेंटों के चक्करों में नहीं पड़ना है। एजेंट अच्छा है तो जाओ, जो बिना पैसे लिए दिए काम करता हो, मुझे भी बताओ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो इतना काम हम अकेले कर नहीं पाते, कोई अच्छा एजेंट है तो मिलके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे की लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए। और स्पेशली लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है कि वहां से पैसे लेके अकेली लड़की आ गई, यहाँ पे रो रही है, नौकरी नहीं। मैंने कितनी ऐसी स्टोरी फेसबुक पे डाली है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। बस ये मेरा मुख्य एजेंडा है। ठीक है, अपना ध्यान रखो। एक चीज को समझ लो, हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है, मैसेज कर दियो, जिसका कोई भला नहीं करे ना वो आड़ा आ जाइयो। ठीक है, थैंक यू। चलो नमस्ते, राम राम, सारा ने सो जाओ, गुड नाइट।